अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पोस्ट ईद ड्रामा मीटर। और बहुत से वही ड्रामे चल रहे हैं जो हम ईद से पहले भी देख रहे थे। सम आर मेकिंग अस क्राई, सम आर गिविंग अस बिग स्माइल्स, दे लाइक वार्म हग्स, एंड कुछ हैं जो हम मल्टीप्लाइड बाय 2 यूट्यूब पे देख रहे हैं। सो सेम एज ऑलवेज, सो मेनी ड्रामास टू टॉक अबाउट, सो मेनी थिंग्स टू लाफ अबाउट, टू प्रेज एंड टू क्रिटिक। चलें, लेट्स गो ऑन टू द रिव्यू। मीम से मोहब्बत के रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। दैट्स द वन विच मेक्स यू फील लाइक यूर इन अ वार्म हग। मीम से मोहब्बत ख़त्म हुआ है अभी अभी, एंड it's left us with a happy smile. As expected, it delivered lots of feel-good moments, lots of romance. सारे जो लूज एंड स्टोरी के थे बड़े नीटली टाई अप हो गए। बहुत मज़ा आया। आई थिंक ऑल थ्रू दिस ड्रामाज रन, जब भी हम मीम से मोहब्बत देखते थे, इट मेड अस स्माइल। इट वॉज वेरी वेरी इंजॉयबल, वेरी फील गुड। और आखिरी एपिसोड, आखिरी 2 एपिसोड्स ने हमें वो सारा रोमांस, हमें वो सारी डायलॉग्स, वो सारे इमोशंस दे दिए जो शायद हम तलहा और रोशी फैंस की तरह चाहते थे। तो आई थिंक मीम से मोहब्बत की सबसे बड़ी बात उसका रोमांस था। दैट्स व्हाट ड्रू अस टू इट। और उस रोमांस को इतनी खूबसूरती से सुनाने का क्रेडिट राइटर फरहत इश्तियाक को जाता है। इतना अच्छा वो लिखती हैं, इतना अच्छा वो कैरेक्टर्स की जर्नी को चार्ट करती हैं। वो एक ग्रम्पी स्लैश सनशाइन जो ट्रोप होता है, दैट्स व्हाट वी हैड इन द बिगिनिंग, राइट? वी हैड अ ग्रम्पी हीरो एंड अ हीरोइन हु वाज लाइक सनशाइन। इतनी वो खुशियाँ बिखेरती थी, इतनी वो ब्राइट थी, इतनी वो जॉली थी। तो कैसे वो उनकी जर्नी होती है, रोशी में जो चेंजेस आते हैं, तलहा में जो चेंजेस आते हैं, तलहा का जो इमोशनल बैगेज होता है, रोशी में जो मैच्योरिटी आती है, और फिर वो वापस वही हंसती खेलती हुई रोशी हो जाती है एंड की तरफ। वो सब इतनी अच्छी तरह, इतनी इंटेलिजेंटली फरहत इश्तियाक ने चार्ट किया है। What a writer she is. She really knows how to narrate a story and she knows how to deliver moments that we will always remember. तो मीम से मोहब्बत में बहुत से मोमेंट्स हैं जो हम याद करते हैं। और इन 2 एपिसोड्स में, जो आखिरी 2 एपिसोड्स थे, उनमें मेरा जो फेवरेट मोमेंट था, देयर वर लॉट ऑफ रोमांटिक मोमेंट्स। आई थिंक ऑडियंस में बहुत से लोग होंगे जिन्हें रोशी और तलहा के रोमांटिक मोमेंट सबसे अच्छे लगेंगे, लेकिन जो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था वो था जब मोहित पूरा जुमला बोल लेता और कहते रोशी मामा आप ना जाएं। And without knowing, I started crying. I did not think that I would cry. मीम से मोहब्बत ऐसा ड्रामा नहीं है जैसे देख के आप रोते हैं, लेकिन ये ऐसा था, इतनी अच्छी तरह बिल्डअप किया कि जी रोशी गुस्सा है, जा रही है, मोहित को हेल्पलेसनेस फील हो रही है, वो भाग रहा है, और फिर वो जुमला पूरा बोल लेता है। What a beautiful, beautiful moment delivered by Farhat Ishtiyaq. I think this was my favorite scene in these last 2 episodes, maybe even in the whole drama. I loved it. So, ये राइटर का कमाल है, एक्टर्स का भी कमाल है। एंड फिर नेचुरली वी गॉट लॉट ऑफ रोमांस। हार्ट ब्रेक जो था तलहा और रोशी का, वो बीच पे हुआ था, तो वो यूनाइट भी बीच पे हुए। एंड तलहा सारी अपने कन्फेस करता है कि मुझे ये दुख था, मेरा घर ऐसा था, और तुमने सब ठीक कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी को वापस संवार दिया। सो ऑल दोज थिंग्स दैट गिव अस क्लोजर कि अच्छा दिस इज़ द स्टोरी इज़ एंडिंग एंड नाउ हैप्पीली एवर आफ्टर। फरहत इश्तियाक is very very good at giving us romance. पहले भी बहुत बार दिया हुआ है, बार बार दिया है। Some of TV's most romantic plays, most of TV's most romantic plays in recent times have been written by फरहत इश्तियाक। और मीम से मोहब्बत को आप उस लिस्ट में ज्वाइन करते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रामा था। अच्छा, एक और बात, रोमांस को, क्योंकि मीम से मोहब्बत का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरे ख्याल से रोमांस था, तो आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अहद रज़ा मीर भी प्ले करते हैं। ही इज़ सच एन एक्सेप्शनल रोमांटिक हीरो। ही जस्ट डजंट से लाइन्स, ही सेज देम विद हिज आइज़। एंड एक कैरेक्टर है जो एक रोमांटिक हीरो है, वो महज रोमांटिक हीरो नहीं है, वो उसके लेयर्स हैं, उसकी बैगेज है, उसके शेड्स हैं। जब उसे दुख होता है तो वो एक सैड सी स्माइल करता है तलहा, और उसकी आंखें कुछ थोड़ी सी आंसुओं से भर जाती हैं। हाउ डज आहद डू दिस? It's magical. He is immensely talented, immensely good at giving out emotions, at playing a romantic hero. और ये हम बार बार देखते हैं आहद के डिफरेंट ड्रामों में। ये चाहे वो रोम कॉम हो, हम तो में एक रोम कॉम था, रमज़ान ड्रामा था, या मीम से मोहब्बत हो जो रोम कॉम था, लेकिन उसके कुछ शेड्स थे, कुछ साइड्स थी जो सीरियस थी, एक सैड स्टोरी थी
तलहा की, जो तलहा ने कैरी की थी थ्रू आउट, थ्रू आउट दिस ड्रामा, जहाँ तलहा दुख में होता था या रोशी को अपने से दूर करने की कोशिश करता था, यू कुड फील दैट देयर वाज द बर्डन ऑफ द पास्ट ऑन हिज शोल्डर्स, और वाकई उसके शोल्डर्स मुझे लगता है कुछ सैग कर रहे हैं, कोई दुख है जो उसको, उसके पूरे जिस्म को हैवी कर रहा है, देयर इज सम हैवीनेस अबाउट हिम। एंड देन इन दिस फाइनल एपिसोड द हैवीनेस गोज अवे। वो जो एक पार्ट होता है जहाँ दादा से वो रोशी को मना के वापस लेके जाता है और उसे अपना हाथ देता है, तो रोशी नहीं पकड़ती, तो देन ही पुट्स हिज आर्म अराउंड हर। दैट केयर फ्री हैप्पीनेस, that moment, very very well narrated. And also Ahad Raza Ameen, what a romantic hero, loved the performance. Of course Dana Neer is also very impressive as your romantic heroine. एक पार्ट था जहाँ वो तलहा से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए, और वो नीचे जाती है तो तलहा के बाबा और मोहित उसे देख रहे होते हैं, तो उसकी आंखों में जो दुख होता है, गुस्सा होता है, सैडनेस होती है, इट्स सो वेरी वेल डिपिक्टेड बाय दाना नीर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और सारे लेयर्स थे ना, शुरू मीम से मोहब्बत में मुझे लगता था दाना नीर इज एक्टिंग लाइक दाना नीर, वो एक बबली सी, वैसे भी आपको लगता है दाना नीर एक बबली सी लाइट हार्टेड सी लड़की है, और मुझे लगता था कि रोशी बस दाना नीर इज एक्टिंग लाइक हरसेल्फ, बट देन शी टुक दैट कैरेक्टर एंड शी added sadness to her, added maturity to her. एक जो परेशानी थी शारिक की, वो सारी हमें नज़र आई। तो वेरी impressive performance by दाना नीर, and of course अबू हुरैरा, this boy what a gem he is. इतनी अच्छी एक्टिंग मोहित की, कम लाइंस लेकिन आंखों से बोलना, रोना, परेशान होना। अगेन सेकंड लास्ट एपिसोड में मेरा फेवरेट सीन जहाँ वो रोशी मामा कहते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है दिस बॉय, आई होप ही गेट्स रियली गुड रोल्स इवन इन द फ्यूचर, आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। अबू हुरैरा इज़ वेरी वेरी गुड। तो ड्रामा ही इतना अच्छा है कि आप किस किस की तारीफ़ ना करें, हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। बहुत खूबसूरत था। वी गॉट लॉट ऑफ मश इन द एंड, लंबी लंबी कन्फेशंस रोशी और तलहा के बीच में, दे होल्डिंग हैंड्स, शी इज़ वाइपिंग द टीयर्स ऑफ हिज फेस, फिर जी वो ही बेंड्स ऑन one knee at the beach and gives her a ring, lots of romance. लोगों को एक क्लोजर मिलता है कि नहीं, नाउ तलहा एंड रोशी आर completely happy together. ये सीन्स कुछ कम हो सकते थे, ठीक है, गुड, वी लाइक मच, बट एक दो सीन कम हो जाते। इतनी ही देर तक तलहा रो रो के उससे बता रहा कि मैं यूँ था, मैं वो था, तुम करोड़ों में एक हो, तुमने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया, मेरे घर को खुशियों से भर दिया, जो तुम हो वो कोई नहीं हो सकता, जो तुम हो हज़ारों लाखों करोड़ों में एक हो। नाइस गुड रोमांटिक डायलॉग्स, थोड़े मुझे लगता है कम भी हो सकते थे। हमेशा कम डायलॉग ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एज अपोज टू long dialogues, but it's okay. We like Talha and Roshi. We are happy for them. We were okay watching all that romance. रोहेल का ट्रैक पहले से ही हमें पता था अननेसेसरी है, लगता ही था, और इख्तिताम में ड्रामे के ये यकीन हो गया कि वाकई इस ट्रैक का कोई पॉइंट नहीं था। इट जस्ट गेट्स रैप्ड अप वेरी लूजली कि वो जी अपनी बीवी जैस्मिन को कॉल कर रहे कह रहे देखो तुम्हारे भाई को क्या हुआ है, तुम्हारे भाई मेरा कारोबार ख़राब कर रहे हो। जैस्मिन के जो गुंडे भाई थे वो अब नमाजी परहेजगार हो गए हैं। पॉइंटलेस ट्रैक। एंड ये कुछ चीज़ें थी मीम से मोहब्बत की जो ड्रामा इतनी अच्छा वेल नरेटेड रोमांस को पुट डाउन करता था। जैसे कि रोहेल का ट्रैक कॉमेडी के लिए था, आई गेस कॉमिक रिलीफ के लिए था, और इसलिए था शायद कि कहानी थोड़ी और लंबी चल जाए, लगता था इसलिए है। pointless था, there was no need for this, it actually brought down the sophistication of the story. Similarly सलीका पप्पो का ट्रैक एंड में दिखाते हैं कि जी वो अपने मियाँ को से माफ़ी मांग रही, कह रही हैं कि मियाँ बीवी मिल बांट के काम करते हैं, चलें, एक अच्छा मैसेज हुआ। उसके बाद कहती हैं कि हाँ तुम कपड़े धोना मैं लटकाऊंगी, तुम बर्तन धोना मैं सुखाऊंगी। तो यानी अभी भी वो सेल्फिश हैं, अभी भी वो ज़्यादा काम की तरफ राग़िब नहीं, और आप रात को मेरे पाँव दबाएंगे ये भी कहती है। यानी वो इतनी बदली नहीं, वो सेल्फिश ही थी, सेल्फिश ही रही। इस हद तक सेल्फिश थी सलीका पप्पो कि मैं समझती थी कि क्योंकि ये एक सोफिस्टिकेटेड स्टोरी है तो कोई बैक स्टोरी होगी कि क्यों ये औरत ऐसी थी। एंड असल में वो बस एक सेल्फिश औरत ही थी, इसलिए वो ऐसी थी। देयर इज़ नो डीप मीनिंग टू व्हाई शी वाज लाइक दिस, एंड सो आई फील इवन दैट वाज पॉइंटलेस। आई फेल्ट सलीका पप्पो का ट्रैक, रोहेल का ट्रैक इतना पॉइंटलेस था। एंड ऑफ कोर्स मीम से मोहब्बत को थ्रू आउट पुट डाउन किया है प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स में। इतनी ऑब्वियस स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप्स थी, ब्रांड्स की प्लेसमेंट्स थी कि इतने अच्छे ड्रामे को की क्वालिटी को
वीकन करती थी. Despite that, you had such a strong romantic track. You had such amazing actors, the senior actors, younger actors, youngest actor, the boy who plays Mohit, Abu Huraira, सभी इतने talented थे कि जो main track था वो आपको grip करके रखता था. But for it to be truly spectacular, truly, even better than it is right now, we needed to have no Ruhail. We needed to not have the Silika Kapoor track. We needed to have none of the Fairness Cream endorsements. That would have been wonderful. Regardless, बहुत ही खूबसूरत drama. And testament to the fact that Farhat Ishtiyaq is exceptional at romance. Testament to the fact that Ahad Raza Mir is your absolutely amazing romantic hero. And testament to the acting talents of Tananir, of Abu Huraira, and all the other senior actors, Asif Raza Mir, Arshad Mahmood, कितने सारे senior actors हैं इसमें जिनकी जितनी तारीफ करें कम है. दादा और रोशी का bond कितना sweet है. I love that. शारिक का ख़त्म हो गया. शारिक की अम्मी को उसके सारे करतूत पता चल गए और वो रो रहा है और उसे डांट पड़ रही है. आई होप ही चेंजेस नाउ. एंड वो सारे लूज एंड्स पता चल गए कि क्यों तलहा और दादा ने किस तरह प्लान किया. सो अच्छी तरह एटलीस्ट जो हमारा मेन ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरती से टाई अप हुआ. एंड आई एम गोइंग टू मिस नीम से मोहब्बत. आई एम गोइंग टू मिस द स्माइल इट पुट ऑन माई फेस एवरी वीक. एंड आई होप बहुत जल्दी से मैं एक और फरहत इश्तियाक का ड्रामा देख सकूँ. आई होप बहुत जल्दी से मैं आहद रज़ा मीर का एक और ड्रामा देख सकूँ. 4 out of 5. Let's follow that up with the drama जिसने हमें बहुत टेंशन दी and जो बहुत exceptional है, कर्ज़े जान. And before I go on about what happened in the last 2 episodes that I saw, क्या cliffhanger था जिस पे कर्ज़े जान रुका है कि अम्मार जो है वो असद के पीछे भागा है और फिर टीज़र में बख्तियार जो है अपनी माँ से कह रहे हैं माँ बहुत बुरी खबर है. क्या बुरी खबर है ये टीज़र में नहीं दिखाया. सो दे लेफ्ट अस गेसिंग. व्हाट अ क्लिफ हैंगर. एक्सेप्शनल. एंड आई एम स्पेशली हैप्पी कि टीज़र में बताया नहीं बुरी खबर क्या है. हाँ हमें लगता है कि अमार असद को मार देगा और यही असल में ये तो बहुत सैड बात होगी ना क्योंकि ज़ाहिर है असद अच्छा था, बीनिश अच्छी थी, लेकिन बख्तियार और उसकी माँ को ऐसा ही दुख मिलेगा क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ़ें इतना जुल्म किया है. तो शायद यही हो. इनफैक्ट ये जो है रिव्यू जब तक आएगा मेरे ख़्याल से नेक्स्ट एपिसोड आ चुका होगा कर्ज़े जान का, तो हमें पता चल गया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ असद और अमार के बीच में. बट रिगार्डलेस जिन एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ उनका क्लिफ हैंगर जो था इट वाज रिमार्केबल. एंड उससे पहले ऑफ कोर्स बहुत कुछ हुआ ड्रामे में. नशवा और अमार की शादी हुई, एक ट्रांजिशन हुआ नशवा का. एक चेंज है शुरू की नशवा और बाद की नशवा में. अब ये ज़्यादा खामोश है, सोच रही है क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी खुशियाँ सब कुछ ख़त्म हो गई हैं. क्या ज़िंदगी ने उसे इतना दुख दे दिया कि वो खामोश हो गई है. मुझे एक डायलॉग बिस्मा का याद आ रहा था जो वो बुरहान से कहती है बहुत पहले हॉस्पिटल में जब होता है बुरहान उनके साथ कि मैं बिल्कुल नशवा जैसी थी इसीलिए मुझे डर लगता है कि नशवा की किस्मत कहीं मेरे जैसी ना हो. तो इतना अच्छा है कर्ज़े जान कि आपको पुराने डायलॉग भी याद रहते हैं और आपको दुख होता है फिर जब आप कुछ होते हुए देखते हैं तो आप फ़ौरन उन पुराने डायलॉग से सब कुछ कनेक्ट करते हैं. तो अब वो खामोश होती जा रही है. यू फील सैड फॉर हर. एंड फिर एक कॉन्ट्रास्ट आता है शादी में. बाय द वे साकिब खान हैज़ created such beautiful frames. This drama truly shows what an amazing director he is. His eye for beauty, his eye for telling the story, his eye for setting the pace, वो सब नज़र आता है. तो जैसे कि जब नशवा की शादी जिस रात हो रही है तो बुरहान जो है वो अपनी गाड़ी पानी के पास पार्क कर डूबते हुए सूरज को देखते हुए याद करे नशवा को. और उसी टाइम पे नशवा अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी है और कमरा समेट रही है बल्कि क्योंकि अमार नहीं आया. सिगरेट्स लीन कर रही है, ड्रग्स और जो अमार के हैं वो सब वहाँ से हटा रही है, कमरे की सफाई कर रही है और वो भी बुरहान को याद कर रही है. और वो इतनी खूबसूरत फ्लैशबैक्स हैं. हालांकि बहुत फ्लैशबैक्स थे. बुरहान और नशवा की काफ़ी मेमोरीज़ बार आते हैं. बहुत सी सीन्स देखे लेकिन वो इतने वेल प्लेस्ड थे कि मैंने तो सारे देखे. कहीं मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यूट्यूब को स्पीड अप करूं. आई वांटेड टू फील द पेन एंड द लॉस और वो जो उनके ख्वाब सारे टूटे हैं उसका दुख वो सारा मैं उनके साथ फील करना चाहती थी. तो फ्लैशबैक्स थे लेकिन इतनी अक्लमंदी से थे, बिला वजह नहीं थे. विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रामा मेकर्स टू नो. बिला वजह फ्लैशबैक्स ना डालें, वहाँ डालें जहाँ पे उनका एहसास हमें हो और उनके साथ कैरेक्टर्स के साथ हम वो दुख या वो खुशी वो एहसास महसूस कर सकें. खैर तो
वो कॉन्ट्रास्ट है, वो जो सारी ड्रीम्स थी नशवा की, और अब उसकी जगह वो दुल्हन बनी हुई है एंड कमरा समेट रही है, अम्मार का वेट कर रही है एंड एवरीबडी लुक्स सो ब्यूटीफुल इन कर्ज़े जान। बाय द वे यमुना ज़ैदी सिंपल बिल्कुल एक दुल्हन है, ज़्यादा तैयार नहीं है, ज़ाहिर है उसकी शादी ही ऐसे हुई है, इतनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह उसामा खान looks so sophisticated, looks so good as the hero, the good hero. And then आमिर खान, जो अम्मार की आँखों में एक वीरानी है, कभी होप है, कभी वीरानी है, दुख है, बहुत सारी अम्मार की आँखों में बहुत इमोशंस हैं, उसकी शक्ल पे एक थकन भी है लेकिन एक गुस्सा भी है। इतनी खूबसूरती से नमीर के फेस के डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट इमोशंस कैप्चर किए हैं कि यू आर ड्रॉन टू हिम। So Saqib Khan and of course the actors, they're all so good. They are all so good. तो एक सीन जहाँ निकाह हो गया है, शादी हो गई है, तो सिद्रा आती है अम्मार से बात करने। अम्मार बाहर खोया खोया सा बिल्कुल दुख में, खोया खोया सा बिल्कुल दुख में बैठा हुआ है और नशवा अंदर उसका इंतज़ार कर रही है। तो सिद्रा को अपने बेटे की अच्छाई पे कितना यकीन है, हालांकि सारे साइंस हैं कि वो एक ट्रबल मेकर है, कि उसको एडिक्शन भी है, ये भी घर वालों को पता है कहीं ना कहीं कि उसे एडिक्शन है, और वो शादी भी ये नहीं करना चाहता था, उसे एंगर प्रॉब्लम्स है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। एंड देन ऑफ कोर्स दैट होल रेप एंड मर्डर इंसिडेंट, द मदर नोज दैट ही हैज़ डन क्राइम्स, उसके बावजूद वो माँ है, उन्हें बेटे पे बहुत यकीन है और वो उसे समझा रही हैं कि शादी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, तुम नशवा और अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी बनाओ। और वो सब अमार ऐसे सुनता है कि एकदम से आपको होप होती है कि शायद ये किसी तरह ठीक हो जाए, और शायद फिर ये नेचुरली उसने एक ऐसा क्राइम किया है कि उसकी तो उसे सज़ा मिलनी ही मिलनी है, तो चलो वो तो मिलेगी, लेकिन शायद फिर भी इसके अंदर का इंसान हमें कहीं नज़र आए। बट सो यू हैव दैट होप, यू सी दैट इन हिज आइज ऑल्सो, कि ये चाहता है कि अच्छा बने, अपनी माँ की बातों में वो अपनी अच्छाई देखता है। लेकिन फिर जैसे ही वो नशवा के पास आता है, ही बिकम्स द ओल्ड अमार। उसको तो देखते ही एक उनकी पुरानी कज़न राइवलरी जाग जाती है, या जो बचपन से जो उनकी लड़ाइयाँ थी वो जाग जाती हैं। आते ही उससे लड़ता है, दोनों लड़ते ही हैं थ्रू आउट, दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप इज़। एंड शादी से पहले बिस्मा के सीन्स, हाथ जोड़ती हैं, हाथ नहीं जोड़ती, टांगे पकड़ती हैं उनकी दादी की कि मेरी बेटी को उस निकाह से आज़ाद कर दें। आसिम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है बख्तियार से। तो दादी जो है, टॉक्सिक दादी के जो डायलॉग्स हैं ना, ख़ानदानी लोगों की गलती का भी एक मयार होता है, माफ़ी मांगने से गया वक्त वापस आ जाएगा, तो माफ़ नहीं किया आसिम को, हालांकि वो हाथ जोड़ा है। एक और जगह पे नशवा की शादी के बाद सिद्रा को गाइड करती हैं, लड़कों की मनमानियाँ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन बहुओं को अपने आपे में रहना चाहिए। तो अब नशवा घर की बेटी नहीं रही, घर की बहू रही, तो अब उसके जुल्मों सितम के टाइम शुरू हो गई, ये इंडिकेशन है दादी की बातों से। तो खैर वो सारे सीन्स हैं बिस्मा की का जो दुख है, फिर वो बेटी के पास आती है तो वो कहती है, अपनी माँ को समझाती है कि अमार जो है उसे कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। दिस पार्ट कि हमें पता चल गया कि नशवा इज ट्राइंग टू फिक्स अमार। बाद में शादी के बाद वो उसे साइकाट्रिस्ट के भी ले जाना चाहती है और वो उसे रोड पे छोड़ के गाड़ी भगा के चला जाता है, रोड पे बिल्कुल अकेले छोड़ देता है, कि नहीं सोचता है कि वापस कैसे आएगी, शादी के बाद का अगला दिन है। बट नशवा इज ट्राइंग टू फिक्स अमार, शी हैज़ होप, दैट्स व्हाट ही टेल्स हर मदर, शी टेल्स हर मदर कि अमार को कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसे ही वो बड़ा हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह साइकाट्रिस्ट के आदमी इसीलिए लेके जा रही है कि अमार तुम्हें एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, बट अमार के इश्यूज़ एंगर मैनेजमेंट से आगे हैं। ही असोल्टेड अ गर्ल विद हिज फ्रेंड्स, वो इतना क्रूल है, इतना ज़्यादा वो ट्रबल्ड है, ही इज़ अ क्रिमिनल एंड दैट गर्ल गॉट मर्डर्ड, हु मर्डर्ड हर, डिड अमार मर्डर हर? असाइड फ्रॉम द फैक्ट, अभी मर्डर की तो बात खुलेगी, क्लियर कट हमें पता चलेगा, बट उस लड़की को असॉल्ट किया था इतनी बुरी तरह और फिर फेंक दिया था, रोड पे फेंक के चले गए थे। हाउ कैन दैट बी एक्सक्यूज एज एंगर मैनेजमेंट, एज एडिक्शन? ही इज़ अ क्रिमिनल। मैंने कहीं कहीं यूट्यूब कॉमेंट्स में पढ़ा और मैं भी यही सोच रही थी कि काश वो असॉल्ट वाला पार्ट होता ही नहीं ड्रामे में, अमार को एक ट्रबल मेकर दिखाते, एंगर इश्यूज उसके सिवियर दिखाते, लेकिन इस हद तक उसे क्रिमिनल ना दिखाते कि उसने एक लड़की के साथ ऐसा जुल्म किया अपने दोस्तों के साथ और रोड पे फेंक के चला गया। इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है और नशवा को पता है ये सब, और वो लड़की फिर उसके बाद मर गई। किसने उसे मारा? नशवा को और सबको अमार पे शक तो है, जिस तरह हम ऑडियंस को अमार पे शक है। तो हाउ कैन शी एक्सक्यूज़ इट एज द फैक्ट कि किसी ने उसे कुछ सिखाया नहीं
और वो ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी मेरी। हाउ कैन शी एक्सक्यूज़ दैट? दिस इज़ अ मेजर फ्लॉ बाय द वे। इट नीड्स ये पार्ट होता ही ना फिर के अमार ने लड़की को असॉल्ट किया था। खैर, हाँ, बुरहान और आसिम के डायलॉग्स, वो कहता है आसिम बुरहान से कि मैं दूसरा आसिम तुम्हें नहीं बनने दूँगा। तो बुरहान कहता है काश ज़िंदगी में ऐसा बटन होता जिसे प्रेस करते हो सारी फीलिंग्स डिलीट हो जाती। फिर मुझे बुरहान सुबह के वक़्त बिस्मा से कहता है आई लव यू माँ। ही इज़ हार्ट ब्रोकन, ही इज़ रियली हार्ट ब्रोकन, ही डज़न्ट नो व्हाट टू डू। और फिर रोड पे उसे नशवा मिलती है, ऐसे ही बैठी हुई, और वो उसे कहता है कि आ जाए गाड़ी में। सो ही नोज़ दैट नशवा द गर्ल ही लव्स, एक तो उसने उसका दिल तोड़ा है, लेकिन साथ-साथ वो खुद भी बिल्कुल टूटी हुई है। शी इज़ लॉस्ट, शी इज़ सैड। सो यू फील ऑल दीज़ इमोशंस विद द कैरेक्टर्स। और नशवा ऑफ कोर्स अमार से भी कहती है ना, अब तुम्हें खुद का ख़्याल रखना है, नहीं तो सारी ज़िंदगी खुद से नाराज़ रहोगे। ये सारी बातें वो कहती हैं, लेकिन एंड में हमें यही लगता है कि देयर इज़ नो फिक्सिंग अमार। ही डिचेज़ हर ऑन द रोड, goes off, takes his drugs while looking out at the sea। और फिर जी असद का इशू आ जाता है। वो जब अपने बाप के ऑफिस आया है तो वो एक अजीब हाल में है, और वो कह रहे हैं कि मैं अब असद को अपनी तरह से ठीक करूँगा, अपनी तरह से मैं ये सिचुएशन फिक्स करूँगा। अमार की अपनी तरह क्या होगी हमें पता चल गया होगा जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस, ब्यूटीफुल फ्रेम्स, एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग, सिर्फ वो जो अमार का बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि नशवा क्योंकि लॉयर है, हमें एटलीस्ट इतना उसे बड़ा क्रिमिनल नहीं दिखाना चाहिए था जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती, क्योंकि जो उसने किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और बड़ी वेरी कन्वीनियंटली everybody is just talking about his addiction, his anger management issues, the fact that nobody raised him well. So that is one flaw. But regardless of that one flaw, Karze Jaan just grips you. It grips you, and then you keep thinking about it the whole week, and you wait 4 out of 5। चलें दायन की बात करते हैं, जहाँ बेचारी निहाल जो है वो गुंडों में फंस गई, बड़े गुंडों में फंस गई निहाल। एक अच्छी लड़की, रोते हुई लड़की हुनैद को याद करती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि निहाल और हुनैद के इतने रोमांटिक मोमेंट्स थे। अब जो वो याद कर रही है तो पता चल रहा है कि वो पानी पीती थी तो वो उसका झूठा पानी पीता था, और वो उससे पागल कहती थी तो वो कहता था हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल, जुनूनी। Lots of cringy flashbacks between Nihal and Huneed, but कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, निहाल गुंडों में फंस गई। तो निहाल कौन कौन से गुंडे हैं? एक तो जी शबाब, मैडम शबाब इन हर साड़ी, द डिस्ट्रेस्ड प्रिंसेस। वो कह रही हैं कि हमने तुम्हें ख़रीदा है, ये याद रखो, तुम सांस भी तब लोगी जब हम इजाज़त देंगे, तुम सांस भी नहीं ले सकती हमारी इजाज़त के बगैर। ये एक गुंडा। फिर जी आमिर, जो वो बहनोई हैं, सुहेल समीर हैविंग अ लॉट ऑफ फन विद दिस रोल, यू कैन टेल दैट ही इज़ लविंग प्लेइंग द विलन। तो जी आमिर जो हैं फौजिया के हस्बैंड है, ज़ीक्यू का जो कैरेक्टर उनके हस्बैंड है, उन्हें निहाल पसंद आ गई है। वो बार-बार उसको अप्रोच करते हैं, अपने कमरे में बुलाते हैं परफ्यूम वगैरह लगाकर कि आओ मैं तुम्हारा साथ दूँगा। फिर वो खाना नहीं खाती, जब वो कमरे में बंद होती है, लॉक्ड होती है, तो कहते तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाना खाऊँगा। जब वो उसे दफ़ा होने को कहती है तो आमिर कहता है कि मुझे गुस्सा ना दिलाओ, सोचो जब मुझे गुस्सा आएगा मैं क्या करूँगा। ये तो बहुत ही बड़ा गुंडा है ये फौजिया का जो हस्बैंड है। एंड अब वो क्या करे निहाल, बार-बार वो उसके पास आ जाता है। अच्छा, एक और मासियाँ, इस घर की तो मासियाँ भी इतनी टॉक्सिक हैं। नूरी अब अच्छी हो गई है, नूरी निहाल का साथ दे रही है, वो उसे एनकरेज कर रही है, लेकिन बाकी मासियाँ कहती हैं बड़े साईं की पसंद है, आमिर साईं की भी पसंद है, हुनैद साईं की भी पसंद थी, तो मासियाँ भी निहाल के खिलाफ हैं। बेचारी ये लड़की, और क्या करे, ये तो स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएगी इसकी, और ये डायन बन ही जाएगी अनकरीब। दैट्स माय प्रेडिक्शन कि ये डायन बन जाएगी निहाल। इसका कुछ समथिंग विल फ्लिप इन हर माइंड प्रोबेबली, आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स सी। तो एंड ऑफ कोर्स जवार शाह, ये कितना बड़ा गुंडा है, उसको कमरे में लॉक होने दिया, ना पानी दे रहे ना खाना दे रहे, और सबको कह दिया कि कोई निहाल के कमरे में नहीं जाएगा। तो ये कितना क्रूल है, क्यों है क्रूल निहाल की तरफ जवार शाह? क्या वो वाकई उससे नफरत करता है, या वो डरता है कि उसे निहाल अब पसंद आने लगी है? क्योंकि एक पहले हम सीन देखते हैं जहाँ निहाल उससे कहती है कि जब तक मौत नहीं आती आप मेरे रखवाले हैं, इंसाफ करें मेरे साथ जिसकी आपको आदत है। तो जवार शाह तो इंसाफ पसंद हैं, एक अच्छे मोरली करेक्ट आदमी है, हमारे हीरो हैं। तो अब वो किस तरह अपनी बीवी निहाल, जो भी है निहाल को वो जितना भी इग्नोर करें, वो उनकी बीवी है, तो वो किस तरह निहाल के साथ इंसाफ करेंगे? क्या उसके वर्ड्स जो हैं वो उन्हें डरा रहे हैं कि अगर वो निहाल के सामने ज़्यादा आए तो ही विल फॉल इन लव विद हर? दैट्स कमिंग अप सून। टीजर में तो दिखाई दिया कि नवाल को जवार बचा रहे हैं, आमिर
आमिर हुंडे से। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन, और इस सब के बीच में शबाब जो है, मैडम शबाब अपनी ग्रैंड साड़ी पहनकर और दुखी आंखों के साथ और रोते रोते चली गई कहीं। और ज़बार ने कहा तुम कब तक जा रही हो? तो कहती है कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। कहाँ गई? इतने टेंशन वाले टाइम पे क्यों गई? मियाँ की दूसरी शादी करा के घर छोड़ के क्यों गई? और इतनी ख़राब नंदें जो हर वक्त पॉलिटिसाइज़ कर रही होती हैं घर को, हर वक्त लड़ाई में लगी होती हैं, उन्हें छोड़ के इस पॉइंट पे शबाब क्यों गई? वी डोंट नो वो क्यों गई, कहाँ गई, वी हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, अब कहानी कुछ दिनों तक शबाब गई भी होगी तो नवाल और निहाल और ज़वार की तरफ जाएगी। ऑल्सो वो एक पॉइंट पे वो ज़वार शाह कहता है कि हम खुश कब होंगे? तो शबाब कहती है जब वो तुम्हारी गोद में खेलेगा, जब वो रात को बेचैन होगा, जब वो तुम उसको लेके अपना उसका हाथ पकड़ के ज़मीनों पे लेके जाओगे। ये वो ज़वार शाह की औलाद की बात कर रही हैं। ज़वार शाह की औलाद जो है वो निहाल के थ्रू आएगी, और वो कहती भी है ना कि तुम एक हमारे लिए बस एक कोक हो। तो निहाल कहती है कि मैं तो निकाह मेरे साथ हुआ है, सिर्फ मेरी कोक से नहीं। क्या डायलॉग दायन के। तो खैर वो कहती है, शबाब कहती है ज़वार शाह से कि जब तुम्हारा बेटा पैदा होगा तब हम खुश होंगे, जब तुम उसका हाथ पकड़ के जाओगे। हाउ इज शी श्योर कि ज़वार शाह का जो फर्स्ट बॉर्न होगा वो लड़का होगा? ये बड़ी एक अजीब बात लगती है ड्रामों में कि कैसे इन्हें यकीन होता है कि जो बच्चा होगा, जो भी बेबी होगा वो बॉय होगा, और अगर नहीं हुआ फिर क्या होगा? उन्होंने तो कहा है कि निहाल के बस यहाँ 9-10 महीने के लिए 1 साल का टाइम दिया है, फिर क्या होगा? शबाब की पूरी निहाल की जो पूरी प्लानिंग है उसका क्या होगा? Lots of queer strange things happening in डायन विच इज़ फ़िल्मी। प्रॉब्लम ये है कि फ़िल्मी ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हो सकते हैं, ड्रामा ओवर द टॉप हो सकता है, मसाला हो सकता है। जहाँ ड्रामा बहुत लंबा म्यूज़िक के साथ रोने-धोने वाला हो जाता है, वहाँ आप थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं कि आगे कब बढ़ेगी कहानी, आगे कब बढ़ेगी। जैसे एक सीन है, और एक और बात, ये एक सीन था जहाँ निहाल जब ज़वार शाह से कहती है कि आप मेरी ज़िम्मेदारी लें, क्योंकि आप वो करते हैं, हमेशा आप इंसाफ़ करते हैं, मेरे साथ इंसाफ़ करें। जब ये सब बात हो गई, उसके बाद ज़वार शाह बैठकर फ़ौरन ही उसके बाद यही लाइनें सोच रहे, निहाल जाते हुए फ़ौरन ही उसी वक़्त यही लाइनें सोच रही है। वी डोंट नीड दीज़ इमीडिएट फ्लैशबैक्स, दे जस्ट लेंथन द स्टोरी। बहुत टाइम डायन के 2 एपिसोड्स में रोने और टाइटल ट्रैक के प्ले करने में जाता है। दैट रियली वी कैन रियली डू विदाउट इट। उससे ड्रामा की व्यूइंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ऑफ़ कोर्स निहाल की माँ का रोल जो है वो है ही रोने का, तो वो रो रही हैं। वो रो रही हैं, वो कहती हैं निहाल मैं तुम्हें ले जाऊँगी, मेरी बच्ची मुझे माफ़ करो। तो वो कहती है नहीं, साईं का जब हुक्म होगा तब मैं जाऊँगी, मेरा घर है। So there we go. That's where Diane stands. Wish it could be shorter. है वो बड़ा हिलेरियस सीन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको समझ नहीं आता, हंसी ही आ रही होती है जगह जगह पर। सो निहाल एंड ज़वार शाह, डायन, आमिर, इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ funny joke funny moments. So 3 out of 5. It could go to 2. I wish the drama would speed up. Okay, on to Farrar. Action packed, yes. Lots of running around, yes. लोगों के कत्ल हो रहे हैं, पुलिस जो है चोरों के पीछे भाग रही है, चोर निकल के कहीं और जा रहे हैं। बब्रिक को याले का बाप जो है थ्रेटन कर रहा है, और याले का बाप इतना ख़तरनाक आदमी है, उसने जो बब्रिक का दोस्त था, क्या नाम था उसका, राशिद और उसकी पूरी फैमिली को कत्ल करने का कह दिया कि मैं इनकी ख़त्म कर दूंगा, इन सबको, तुम्हारे भाई और छोटे भाइयों और बाप को भी ख़त्म कर दूंगा, तुम याले को वापस लाओ। तो ये सब हो रहा है, थ्रेट्स हो रही हैं, मारपीट हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, लेकिन कहानी आगे नहीं जा रही। मुझे नहीं समझ आ रहा फरार की कहानी कहाँ जा रही है। तो जैसे पिछले एपिसोड में क्या कुछ हुआ कि जी वो वापस आए, बातिश और वो नाजिश जो थे वो वापस आए शकूर की तरफ, और फिर अब वो फिर से निकल रहे कोयटा के लिए। और वो फराज और बातिश की बात होती है तो वो कहते हैं कि एक दिन में 4 बंदे गिरा दिए मैंने। तो यानी कि अभी भी वो बदला नहीं, वो निकला तो था चेंज होके, वो अपना रास्ता बदल रहा था, लेकिन फिर भी ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स मर्डर, वो लोगों को मार देता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी वजूहात थी लोगों को मारने की। उसने उन 2 भाइयों को मारा क्योंकि अगर वो नहीं मारता तो वो मार देते, नाजिश को मार देते, और इसी तरह उसने बाली को मारा, बाली के साथी को मारा क्योंकि उसे लगा कि अगर वो नहीं मारेंगे तो फराज को मार देंगे वो, विच इज़ ट्रू, राइट? सो ही हैड हिज रीजंस, बट रिगार्डलेस ही इज़ स्टिल मर्डरिंग पीपल। फसी जो है वो निकल गए
वापस फाइनली फंसी और मोहसिन बेग जो थे वो पुलिस के पास से निकल गए। एसएचओ ने कहा मैं आपकी मदद करूँगा, कोई भी ज़रूरत हो। एसएचओ की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। बाय द वे फरार में सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सुहाइल अली आबरो, हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर, समी खान लुक्स सो गुड। आई लव हिज ये जो एक वो फरार हुए हुए गुंडे वाली लुक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई एंजॉय दैट एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव दानियाल जफ़र एंड मीरा, वो भी बहुत अच्छे हैं। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। कहानी में कुछ हो रहा नहीं है और व्हेन आई थिंक बैक टू इट, आई थिंक कि पिछले एपिसोड में इतना कुछ हुआ नहीं कि मैं कहूँ कि वाओ व्हाट अ ट्विस्ट। नो स्टोरी इज़ गोइंग ऑन, दे आर ट्राइंग टू गेट अवे, लेकिन इतने एपिसोड हो गए कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं आया कि मैं कहूँ कि चलो अब ये हो गए फरार। अच्छा, और वो सलीम और जावेद जो हैं वो भी पहुँच गए पंजाब, अब वो उसके पीछे जा रहे हैं। मोहसिन बेग को भी पकड़ना उन्होंने, बातिश को भी पकड़ना है, मुख्तलिफ लोगों को पकड़ना है। और वो शाह साहब जो हैं वो जहाँ भी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आज ही आज इन्हें ख़त्म करो, इनका किस्सा ख़त्म करो। तो ऑल ऑफ दिस हैज़ गॉन ऑन बट इट्स नॉट इनफ, वी नीड टू सी मोर हैपनिंग इन फरार। एंड मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा बहुत अच्छा है बट आई विश द पेस हैड बीन बेटर। 2 out of 5. लेट्स टॉक अबाउट दस्तक। तो दस्तक जो है अब एक पॉइंट पर है जहाँ द स्टोरी इज़ रियली पिकिंग अप। वी आर गोइंग टू सी द रोमांस पिक अप बिटवीन किरण और मुईज़। दस्तक की ये बहुत अच्छी बात है कि कहानी इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ मैसेजेस बहुत अच्छे हैं और हर ही एपिसोड में आपको इतनी सारी प्रोग्रेसिव मैसेजेस मिलते हैं। जैसे किरण के जो बाप हैं वो बिल्कुल ही एक टिपिकल रिग्रेसिव आदमी है। सारी उनकी बातें दकियानूसी पुराने वक्तों की हैं। वो नहीं चाहते किरण वर्क करे, वो नहीं चाहते किरण सिंगल मदर हो। उन्हें कुछ नहीं समझ आता जो किरण ने दुख झेले, जो उसकी डिवोर्स हुई, उसने जो तकलीफ़ें सही, समझ तो आता है लेकिन फिर भी वो चाहते कि बेटी की शादी हो जाए, चाहे वो अपने बेटे को माँ बाप के पास छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर दे। और किरण कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं छोड़ूंगी। तो यू सी अ लॉट हैपनिंग, राइट, यू सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस। तो फॉर इंस्टेंस किरण का जब बाप कहते हैं कि मेरे घर में अब तुम नहीं रहते हुए जॉब कर सकती, तो वो अपना जेवर बेचती है, जैसे तैसे करके वो अपने घर में शिफ्ट हो जाती है अपने बेटे के साथ। और वो जो है कहता है कि मैं अपनी बेटी इसको किरण को ऑफिस नहीं सेटअप करने दूंगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो किरण की माँ जो शुरू से बाप से बहुत डरती थी, अब उसमें कुछ हिम्मत आ गई है, अब उसकी पर्सनालिटी में एक चेंज आया। उसने अपनी बेटी की स्ट्रगल्स देखी हैं, उम्र गुजर गई है, शी इज़ बिकम स्ट्रोंगर। तो वो कहती है किरण को वो करने दे जो वो करना चाहती है, ना उसे फोर्स करें। तो वी सी women टेकिंग स्टैंड्स फॉर themselves, जो सही बात होती है उसके लिए वो स्टैंड ले रही हैं, अपनी औलाद के लिए स्टैंड ले रही हैं। और फिर फाइनली वो पॉइंट आता है कि पता चल जाता है इन एपिसोड 17 फाइनली वी गेट टू नो, किरण की माँ एक्चुअली गेट्स टू नो कि जो घर था वो बाप ने अपनी एक ट्रिक से अपने नाम करा दिया था। वो किरण की माँ के नाम है ही नहीं, वो बाप के नाम पे है। और उस पर उनका भरोसा टूटता है, उनका दिल इतना टूटता है, वो रोती रहती हैं और फिर वो एक स्टैंड लेती हैं, वो किरण के साथ मूव कर जाती हैं। शी कांट लिव विद हर हस्बैंड। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत बड़ा धोखा पड़ा है और उनका भरोसा टूटा है और उनको अप्रिशिएट नहीं किया मियाँ ने जिस तरह करना चाहिए था। और वो इस हद तक दुख में होती हैं कि वो चली जाती है किरण के साथ। सो फिर ये एक औरत थी जो शुरू में हमने बहुत वीक देखी थी, मियाँ से डर रही थी, लेकिन ओवर टाइम अपनी बेटी का दुख देखकर उम्र के साथ साथ, और ऑफ कोर्स भाई जो हैं कबीर मामू, वो कॉन्फिडेंस देते हैं, उसके थ्रू उनमें एक हिम्मत आ गई, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। हाँ, ये एक मैसेज है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा क्यों नहीं, इतना अंधा क्यों एतमाद किया। चाहे आपका मियाँ भी हो, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर कैसे नहीं साइन करते। तो इस पे वो कहती है किरण से कि निकाहनामा भी तो बगैर पढ़े साइन करते हैं, तो निकाहनामा भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो पढ़े बगैर लड़की कैसे साइन कर सकती है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स being put forward in दस्तक। फिर ऑफ कोर्स द फैक्ट कि माँ बाप को ज़बरदस्ती बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें कोई और पसंद हो, ये हमें सैफ और किरण के ट्रैक में भी नज़र आया। और अब हमें ये मुईज़ और नवीन जो प्ले कर रही है वो भी नज़र आता है कि नवीन किसी और से शादी करना चाहती है तो मुईज़ बैकआउट कर देता है। और क्योंकि वो हमारा गुड हीरो है तो वो कोशिश करता है कि नवीन को का रीज़न ना बताए अपने माँ बाप को, बस खुद ही वो सारा इल्ज़ाम सर ले ले। लेकिन बहरहाल वो रीज़न बाहर आ जाता है कि नवीन को कोई और पसंद है। सो दैट्स अनदर मैसेज, डोंट फोर्स योर किड्स टू मैरी अगर वो नहीं शादी करना चाहते। और उसके साथ साथ ये सैफ और फरियाल का ट्रैक, फरियाल कभी माँ नहीं बन सकती। तो वैसे तो सैफ की माँ की पसंद नहीं थी फरियाल, लेकिन जब वो उसको इतनी दुख में देखती है तो वो आती हैं और उसे प्यार करती हैं, उसे समझाती हैं कि मैं एक औरत होते हुए कभी तुम्हें बद्दुआ ना देती, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम सो
यू सी दैट ऑल्सो कि मदर इन लॉ ज़रूरी नहीं है टॉक्सिक हो, हर वक्त ताने दे, अच्छी भी हो सकती हैं। और ये औरत जो है, जो भी इन्होंने शुरू में गलतियाँ की, शी इज़ सॉफ्ट, शी हैज़ बिकम सॉफ्टर, शी फील्स सैड फॉर फरियाल। सो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट पार्ट ऑल्सो। तो इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ दस्तक हमें बहुत सारे मैसेजेस देता है। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द रोमांस बिल्डिंग अप बिटवीन मुइज़ एंड किरण। सोहाली आबरो तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर ही रही हैं थ्रू आउट। अली रज़ा हैज़ सच अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस। तो ये जो कैरेक्टर है, ये शर्टें तो कुछ शाहनवाज शाह वाली पहना हुआ है। मैं एक ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप शर्ट तो मैंने डेफिनेटली इक़्तिदार में देखी है पहले, लेकिन बहरहाल ये कैरेक्टर बिल्कुल शाहनवाज शाह जैसा नहीं है। मुइज़ जो है वो एक सीरियस, सेंसिबल, अच्छा लड़का है, धीमे मिजाज का लगता है, होपलेसली इन लव विद किरण। तो इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है अली रज़ा की। यू कैन टेल दैट ही पुट्स हिज हार्ट इनटू अ कैरेक्टर, फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, द वे ही टॉक्स, सब कुछ एक डिफरेंट कैरेक्टर है। And there is something about this young actor. He really throws himself into every character and makes it work. So Ali Raza is doing very well as Muiz, and you want to see आगे क्या होगा. Of course एक चीज़ है कि किरण ने बताया नहीं अभी तक मुइज़ को कि वो एक उसका बेटा भी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी हमें एक मैसेज के ही तौर पे पता चलेगा कि मुइज़ को कोई मसला नहीं होगा कि किरण का एक बेटा है। हाँ, मुइज़ के पेरेंट्स थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे, उन्हें लगता है किरण एक गोल्ड डिगर है, तो वो एक आगे आपको एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है। एक और चीज़ हमें नज़र आती है कि सैफ जो है दूर से अपने बेटे को देखता है किरण के साथ, तो उसके दिल में उसका दिल चाहता है अपने बेटे के पास जाने का। लॉन्गिंग, यू सी द लॉन्गिंग इन हिज आइज़, दैट इज़ कमिंग अप. So the story is going along well, and lots of messages, you enjoy it, and you want to see what happens. You really want to see what happens next in Dastak. It's very well told, well acted. 3 out of 5. Let's go on to ए दिल. अच्छा, ए दिल well acted है. ए दिल की स्टोरी बहुत वीक है. It's a wafer thin story. एंड समझ नहीं आता मुझे कि क्यों इतनी वीक स्टोरी लाइन इन तमाम एक्टर्स ने ली, क्यों प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सेजा ने इतनी वीक स्टोरी लाइन अडॉप्ट की, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आई मीन कम ऑन, अब मलिहा जो है शी इज़ प्रेगनेंट, रोहाम फिर से एक लविंग हस्बैंड बन गया है, उसने कहा फिर से मुझे कुछ ना छुपाना, वो कहती है हाँ मैं फिर से आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन वो छुपा रही है कि मोहित उसे ब्लैकमेल कर रहा है, कि मोहित उसको रीच करने की कोशिश कर रहा है, बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब पूरी एक बात क्लियर हो गई कि अब मुझसे कुछ ना छुपाना, एंड वो कहती है हाँ मैं डर गई थी, आपको बताने से डर गई थी मैं और फिर रोहाम कह रहा है कि मैं डर गया था कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा, फिर भी वो नहीं बताती। दैट इज़ अ वीक स्टोरी। ये तो कहानी खींचने का तरीका है, ठीक है मुझे पता है ड्रामों में कहानी खिंचती है, लेकिन इट शुडंट बी सो ऑब्वियस, राइट। अच्छा फिर जी मोहित फ्लावर्स भेज रहा है, तो नहीं खाला जो हैं वो बात कर रही हैं अबाउट मोहित ट्राइंग टू रीच हर, तो रोहाम सुन लेता है, तो मलिहा छुपा रही है। फिर जी चॉकलेट्स और फ्लावर्स आ गए अब मलिहा के लिए, तो मोहित ने भेजे थे, वो समझी रोहाम ने भेजी है, तो मलिहा परेशान हो रही है, रोहाम को गुस्सा आ रहा है, वाई कांट यू ऐसे कोई इतना टॉक्सिक हस्बैंड तो है नहीं रोहाम। अब तो वो अच्छा हो गया, यस ही शोड के ही गेट्स जेलस, ही शोड के उसे बुरा लगता है जब उसकी बीवी उससे सच सच बात नहीं करती, लेकिन मलिहा को पता चल गया है कि वो कह रहा है कि मुझसे झूठ ना बोलो, कुछ ना छुपाओ, नहीं छुपाती। इसी तरह कबीर और सना का ट्रैक, सच अ सिली ट्रैक। कबीर इज दिस सक्सेसफुल मैन, ही इज समवन हु इज रनिंग सच अ बिग बिजनेस, और वो इन पावर गेम्स में लॉस्ट है कि किसी तरह सना को उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ कर दे, किसी तरह सना के माँ बाप को सना के ख़िलाफ़ कर दे। बड़ा फारिग टाइम है कबीर के पास, उसके माँ बाप से जाके कह रहा है सना आपसे मिलना नहीं चाहती, सना से आके कह रहा है माँ बाप नहीं तुमसे मिलना चाहते। फिर जब सना फाइनली बाप के पास जाना चाहती है तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें इस घर से जाने की इजाज़त नहीं है। बड़ा फारिग टाइम है इस बिग बिजनेसमैन के पास। येस ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल सना कम्प्लीटली, ही इज़ अ डीपली जेलस मैन एंड he does not want सना to meet her parents at all। वो चाहते हैं सना बस उसके पास हो, ना उसकी कोई औलाद हो ना कुछ हो, बस उसकी पपेट हो। लेकिन क्यों इतना फारिग क्यों है कबीर? हॉस्पिटल जा रहा है, सना को बता रहा है, कोई काम नहीं करता और बस यही सोचता रहता है।
वीक, वेरी वीक। एंड जी एक कबीर की पुप्पो हैं यूज़लेस सी, जो थोड़ी देर आती हैं, सना को समझाती हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, चली जाती हैं। सना के बाप हैं जिन्हें हार्ट अटैक हो गया है बहुत सिवियर, और वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी आ जाए। अब सना जो है, शी इज़ अ वेरी रिच मैन्स ओनली डॉटर। वो इतने आराम से अपने मियाँ से बुली हो गई है इस हद तक, मुझे पता है उसके माँ-बाप ने उसका साथ नहीं दिया तो वो डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन वो इस हद तक बुली हो गई है कि वो कबीर की बात मान रही है। वो फ़ोन नहीं कर रही, सिर्फ़ एक बार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, बाप को हार्ट अटैक हुआ है, बार-बार नहीं फ़ोन किया। और वो जा नहीं रही, उसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, वो पहले नहीं गई। कोई चीज़ फिट नहीं करती ए दिल में, इट डज़ नॉट मेक सेंस, इट्स अ सिली स्टोरी। एंड मोहित ऑफ कोर्स, उनकी एक ज़िद है कि मलिहा उसे वापस मिलेगी, तो मलिहा उसे क्लियर कट, अच्छा वो तो वो आ गया, उसके घर तक पहुँच गया। मलिहा उसे क्यों नहीं बता देती कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड? वो बात इधर-उधर क्यों करती है? और वो फ़ोन ब्लॉक, कॉल ब्लॉक क्यों नहीं करती? फ़ोन नंबर चेंज करती है, देयर इज़ आल्सो द कॉल ब्लॉकिंग फैसिलिटी अवेलेबल। इट्स वेरी ईज़ी टू कट समवन ऑफ। एयरटेल में जो सारी सॉल्यूशंस हैं ना, मोहित की प्रॉब्लम जो है, कबीर की प्रॉब्लम जो है कि जी सना को माँ-बाप से नहीं मिलने दे रहा है, इनकी सॉल्यूशंस इतनी क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं कि जब कबीर घर नहीं है तब वो जा सकती है। एटलीस्ट वो अपनी माँ से फ़ोन पे तो बात कर ही सकती थी। कबीर बहुत बार घर नहीं होता, वो बस एक प्रिटी गर्ल बन के सना बैठी रहती है अपने मेड्स और बटलर के से सराउंडेड। This drama doesn't make sense. Good performances, by the way, very good performances by everybody. And I think Azan Sami Khan and Komal Mir make a great pair. It's just that Komal Mir की continuity बहुत obviously out है. जो उनकी before and after looks हैं वो इतनी different हैं और वो मुख्तलिफ scenes में बार बार ऐसे ही आ रही होती हैं. I wish that hadn't been the case. वो बहुत noticeable change है कोमल में. But weak, very weak. 2 out of 5. That's it for this week. Let me know if you agree. ड्रामे बहुत से बहुत अच्छे हैं और बहुत से ऐसे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता. Isn't that always the case? But it's a good time for watching TV dramas. A lot of diversity, हमें बहुत वैरायटी मिलती है टीवी पे देखने में. So let me know what you think. Till next time.